सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग, यानी भौतिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। ये मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ये है कौन कौन से, ये मानचित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 पूर्वी मैदानी भाग, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूर्वी मैदानी भाग। उसके बाद में 4 नंबर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। देखिए, राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ें। राजस्थान को जलवायु और उच्चावच के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। अभी आपने मानचित्र में देखा, पहला था मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। दूसरा था अरावली पर्वतमाला, और तीसरा था मैदानी क्षेत्र, और चौथा था पठारी क्षेत्र यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इनमें राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश है वो है मरुस्थलीय प्रदेश, और राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है वो है अरावली पर्वतमाला। अब बात करते हैं कि ये जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है बना कैसे है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वेगनर ने, जो जर्मनी के थे 1912 में। उन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड है वो 2 भागों में विभाजित है। पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड है, वो 2 भागों में विभाजित है, जिसे उन्होंने 2 भाग माने हैं। एक है पेंथालासा, दूसरा है पेंजिया। अब जो पेंथालासा जो है उसे महासागर बोलते हैं, यानी ये पूरी पृथ्वी पे जो महासागर है वो पेंथालासा है, और पेंजिया है वो महाद्वीप है, यानी पूरा ब्रह्मांड है वो एक तो सागर हो जहाँ, और दूसरा है महाद्वीप हुआ। महाद्वीप हो वो पेंजिया है, और जो महासागर है वो पेंथालासा है। अब जो पेंजिया है महाद्वीप, वो कार्बोनिफेरस युग में इसका विभाजन हो गया, और ये पेंजिया है या महाद्वीप है ये 2 भागों में बंट गया। एक तो है उत्तरी पेंजिया और एक है दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया है जो महाद्वीप है वो अंगारा लैंड है, यानी जो विभाजित हो गया, अलग पेंजिया है, 2 उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया में बंट गया, तो उनके 2 विभाजन, एक तो हो गया अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जब ये विभाजित हुआ पेंजिया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, तो उसके मध्य है टेथिस सागर। इसके मध्य है टेथिस सागर। अब आपको इसलिए याद रखना है कि राजस्थान का जो भाग है वो किसका बना हुआ है, और उसके मध्य टेथिस सागर है। टेथिस सागर से क्या बना है, क्योंकि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो टेथिस सागर के अवशेष है। अपने जो मरुस्थलीय प्रदेश है, राजस्थान का नवीनतम भौतिक स्वरूप जो हम मरुस्थल प्रदेश बताते हैं वो टेथिस सागर के अवशेष है वो। और गोंडवाना लैंड जिसकी हम बात करें, वो राजस्थान के सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला मानी जाती है, अरावली पर्वतमाला, वो उसी का भाग है। अब बात करते हैं कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किया था वीसी मिश्रा ने, और उन्होंने 7 भागों में बांटा था। उनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। आगे बात करते हैं। अब राजस्थान के जो भौतिक विभाग है, जो 4 विभाग है, उसमें हम पहले जो विभाग है भौतिक विभाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी बात करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उनके कई नाम हैं, अन्य नाम भी है, जैसे रुक्ष क्षेत्र। ये बोलते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने मरुस्थलीय प्रदेश का नाम दिया रुक्ष क्षेत्र। और गुर्जर प्रदेश भी कहा जाता है। वो किस में लिखा हुआ है ये बात, हवेनसांग चीनी यात्री थे जो आए थे हमारे यहाँ, उनकी एक पुस्तक है सी यू की, उसमें लिखा है कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का है उसका नाम दिया हुआ है गुर्जर रात्रा प्रदेश। अब जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्तर प्लीस्टोसीन युग में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि इसके अवशेष या भाग है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये किसके अवशेष है। आपने पढ़ा था टेथिस सागर, आपने पढ़ा था कि पूरा ब्रह्मांड है वो 2 भागों में विभाजित है, और उसके बाद में आपने पढ़ा कि पेंजिया है वो 2 भागों में है, उत्तरी और दक्षिणी पेंजिया, और उसमें आपने पढ़ा कि उनके बीच में है वो टेथिस सागर के अवशेष थे। तो टेथिस सागर के अवशेष है वो है मरुस्थलीय प्रदेश। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 61.11%, यानी 3/5 भाग है वो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है।
और ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। जनसंख्या इसमें निवास करती है 40%, और इसमें जिले आते हैं 12, जिसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर। ये जो जिले हैं ये इसमें पूर्ण मरुस्थल है, और जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर इसमें अर्ध मरुस्थल है, आधा क्षेत्र है वो मरुस्थल का है। यहाँ की जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क, और यहाँ की मिट्टी है रेतीली और बलुई। यहाँ जो मरुस्थल है ये मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलों को समुद्रों का अवशेष माना जाता है। जो ज़्यादातर यहाँ जितनी भी झीलें हैं वो लगभग क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। 90% खारे पानी की झीलें हैं। और ये खारे पानी की झीलें क्यों हैं? क्योंकि ये 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं और समुद्रों का अवशेष है, तो यहाँ ये जो झीलें हैं वो खारी होगी। यह मरुस्थल है वो 640 किलोमीटर लंबा है और 300 किलोमीटर चौड़ा है, जो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देश के 145 जो डेजर्ट है उसमें से 85 राजस्थान में है, यानी देश के 145 डेजर्ट ब्लॉक है उसमें से 85 ब्लॉक राजस्थान में है। इस प्रदेश का यानी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ढाल है वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब थोड़ा मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ। जो राजस्थान का नक्शा है से उसमें ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये सबसे ज़्यादा 61% पे तो है, और यहाँ जनसंख्या है 40%। अब इसमें 12 जिले आते हैं, ठीक है। इसकी जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क है, तो मिट्टी रेतीली है, और यहाँ जो जितनी भी जिले हैं वो क्या है, खारे पानी की जिले हैं लगभग। और इसमें भारत के 145 डेजर्ट ब्लॉक है उसमें से 85 ब्लॉक हमारे राजस्थान में है। इस प्रदेश का ढाल यहाँ बताने वाली बात है, ढाल पूर्व से पश्चिम, देखिए ऊपर हमेशा उत्तर होता है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसमें ये कहा है कि पूर्व से पश्चिम, ये देखिए पूर्व और ये पश्चिम, इसका ढाल इस तरह का है, मतलब इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर, उसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर ऊपर है, उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर, यानी ये ढाल है इसका इस तरह से, यानी इधर से ऊंचाई है, इधर इसका ढलान है। ये बात बताने वाली थी। समुद्र से औसत ऊंचाई कितनी है? वो है 200 से 300 मीटर। जो इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है। इसकी प्रमुख नदी है लूणी नदी, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। यह विशाल मरुस्थल ग्रेट पोलियो आर्टिक यानी अफ्रीकी मरुस्थल है, उसी का पूर्वी भाग है। अफ्रीका का जो मरुस्थल है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी, यहाँ यूरोप की बात करें मान लो, और यहाँ जो भारत का हिस्सा है ये मान लेते हैं भारत है, ठीक है। तो यहाँ जो यूरोप है, यूरोप की जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल यहाँ से ऐसे यहाँ आते आते यानी भारत के अंदर यहाँ तक आ जाते हैं, ये इसी का भाग है। यानी जो विशाल मरुस्थल है ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल है, अफ्रीका का, सॉरी यूरोप बोल दिया ना मैंने, अफ्रीका का मरुस्थल है, यहाँ से अफ्रीका का मरुस्थल है, उसी का पूर्वी भाग है, जिसे भारत में थार का मरुस्थल कहा जाता है। अफ्रीका का जो मरुस्थल है उसी का पूर्वी भाग है जो थार का मरुस्थल कहा जाता है, जिसे भारत में थार का मरुस्थल कहा जाता है। यह मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका से प्रारंभ होकर, मैंने यूरोप बोल दिया था पहले, अफ्रीका से प्रारंभ होकर उत्तरी अफ्रीका यानी यहाँ आ जाएगा, उत्तरी अफ्रीका से प्रारंभ होकर फिलिस्तीन, अरब, ईरान होता हुआ हमारे जो राजस्थान है, सॉरी भारत है, एक मिनट बनाता हूँ मैं, भारत का हिस्सा इस साइड में, क्योंकि मैं उधर ऊपर अफ्रीका तक चला गया, इस साइड में जो हमारा उत्तरी अफ्रीकी मरुस्थल है वहाँ से ऐसे चल के इधर ईरान, इराक ऐसे आते हुए ये ऐसे आता है, और यहाँ राजस्थान में होता हुआ इधर गुजरात, पंजाब, हरियाणा यहाँ तक आता है। तो इसमें हमारे देखो फिलिस्तीन, अरब, ईरान होता हुआ भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात, यहाँ जो 4 स्टेट है उसमें आ जाता है ये मरुस्थल। भारत में स्थित मरुस्थल का 62% हिस्सा राजस्थान में। देखो ये हम भारत की बात करें तो इसमें जो मरुस्थल आया है, जो अफ्रीकी मरुस्थल का ही भाग है, ये 62% भाग पे है राजस्थान में। हम भारत की बात करें कि भारत में जो ये मरुस्थल है उसका 100% माने, उसमें से 62% क्या है मरुस्थल है वो राजस्थान में है। और पहले हमने बात की थी, जो हमने ये क्षेत्रफल लिखा है 61%, इसका मतलब ये है कि जो राजस्थान है इसमें से कितने हिस्से पे
61.11% भाग पे क्या है, मरुस्थल है। लेकिन हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत की बात करें तो भारत में जो थार का मरुस्थल 100% माना जाए तो उसमें से 62% भाग पे क्या है, राजस्थान में मरुस्थल है। यानी जो भाग मरुस्थल का है वो 62% मरुस्थल है, वो राजस्थान में है। और यह मरुस्थल सबसे घनी आबादी, सर्वाधिक जैव विविधता और सबसे धनी मरुस्थल है। यानी विश्व का सबसे घनी आबादी वाला है और जैव विविधताएं, अनेक प्रकार की विविधताएं हैं इसमें जीवों की, और सबसे अधिक घना मरुस्थल है और धना मरुस्थल भी है। धना मतलब धन से भी अच्छा ही है। आगे बात करते हैं। जो अब थार का मरुस्थल है उसी को 4 उप भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जो मरुस्थल है, जैसे हम बात करें, ये जो मरुस्थल है 61% भाग पे 1, इसी को 4 भागों में और बांटा गया है। वो 4 भाग है कौन कौन से, इसमें कहा है महान मरुस्थल। बात करते हैं। पहला है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल भारत पाक सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है। यानी जो इस साइड वाला हिस्सा है, गुजरात के कच्छ का रन है, यहाँ से लगा के ये जो हिस्सा है वो भारत और पाक सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक, यहाँ तक फैला हुआ है, वो है महान मरुस्थल। ऐसे जो मरुस्थल है, ऐसे मरुस्थल जो सहारा में है उसे बोलते हैं इरग। ऐसे मरुस्थल जो सहारा के अंदर है, अफ्रीका के अंदर, इन मरुस्थलों को बोलते हैं इरग। दूसरी बात करते हैं कि जो प्रकार है थार मरुस्थल का, वो चट्टानी मरुस्थल। वो है बाड़मेर और जैसलमेर या बीकानेर के मध्य। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के मध्य इसमें विस्तृत कठोर चट्टानें हैं, समतल पहाड़ियों के रूप में भी है। इस तरह के यह बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। यानी यहाँ बालुका मुक्त प्रदेश है, यहाँ बालुका के टिब्बे नहीं है, ये चट्टानी है। सहारा में ऐसे मरुस्थल, जो अफ्रीका में सहारा में ऐसे मरुस्थलों को हमादा कहते हैं। क्या बोलते हैं, हमादा कहते हैं। यानी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के मध्य कठोर चट्टानें हैं, समतल पहाड़ियों के रूप में है। ऐसे जो मरुस्थल है उसको बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल। और ये मरुस्थल जो सहारा में ऐसे मरुस्थल होते हैं तो उसे बोलते हैं हमादा। फिर नाम है पथरीला मरुस्थल। यानी जो मरुस्थल के नाम है, एक महान मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल और फिर है पथरीला मरुस्थल। पथरीला कहा है उन्होंने, लेकिन पथरीला के साथ साथ में ये रेतीला भी है। जैसलमेर के रुद्रवा और रामगढ़ क्षेत्र में पत्थरों के रूप में फैला हुआ है। ऐसे मरुस्थल को रेग कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि रेग मरुस्थल है वो कहाँ है, तो ये क्या याद कीजिए, ये मिश्रित मरुस्थल है। वैसे पथरीला है, साथ साथ में रेतीला भी है। फिर 4 नंबर आता है लघु मरुस्थल। कच्छ के रन से प्रारंभ होकर बीकानेर के महान मरुभूमि तक विस्तृत है। यह बालुका स्तूपों के मध्य कहीं कहीं निम्न भूमि प्रदेश मिलते हैं, जिसे वर्षा का पानी जिसमें भर जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, रन कहा जाता है। तो ये थोड़ा याद रखें, रन किसे कहा जाता है। बीकानेर के जो क्षेत्र है, बीकानेर का जो बीकानेर का क्षेत्र है, इसमें से जो यहाँ बीकानेर का क्षेत्र है, बीकानेर के महान मरुभूमि का विस्तृत जो प्रदेश है, यहाँ बालुका स्तूपों के मध्य कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसे बोलते हैं रन। याद करना। उसके बाद में बात करते हैं शुष्कता के आधार पर मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसका विभाजन 2 प्रकार से हुआ है। ये 2 प्रकार कौन कौन से है, रेतीला जो शुष्क मैदान है वो, और दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान यानी बांगड़ प्रदेश। नक्शे से बता देता हूँ मानचित्र का। अब देखिए, जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका ये जो भाग है मरुस्थलीय प्रदेश, ये तो है रेतीला शुष्क मैदानी भाग, और ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है ऊपर वाला हिस्सा, ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसमें यहाँ का हिस्सा भी आ जाएगा थोड़ा। अब बात करते हैं रेतीला शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान जो 2 प्रकार के, एक तो है जिसमें बालुका स्तूप युक्त प्रदेश हो, और दूसरा है बालुका मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप जहाँ बड़े बड़े टीले हो वो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, जिसमें बरखान बोलते हैं, जो अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। जो इस प्रकार के बालुका स्तूप जो अर्धचंद्राकार हो, जो भालेरी चूरू के अंदर होते हैं, जैसलमेर में है, सीकर में है, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ के जो टीले बने हुए हैं उसे बोलते हैं बरखान। ये टीले हैं वो अर्धचंद्राकार आकार के हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बरखान। फिर है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, यानी पवन की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप होते हैं, वो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहलाते हैं, और वो है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। इसी तरह अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ये वायु की दिशा में समकोण बनाते हैं, वायु की दिशा में समकोण बनाते हैं। ये बीकानेर में, हनुमानगढ़ में और गंगानगर में, चूरू, झुंझुनू में मिलते हैं।
और इसी तरह से पैराबोलिक बालुका स्तूप, ये बड़ी झाड़ियों के सहारे निर्मित बालुका स्तूप होते हैं, जिसमें संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें सभी जगह मिलेंगे इस तरह के। तो आप इसमें से बरखान याद कीजिए और अनुदैर्ध्य याद कीजिए। इसके बाद में बालुका मुक्त प्रदेश है, जहाँ टीले नहीं हैं। वैसे कुछ जगह तो है, लेकिन ये मानते हैं, जैसे एक जैसलमेर क्षेत्र है, वहाँ टीले तो है, लेकिन एक ऐसी जगह आगे है वहाँ बालुका स्तूप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसे बालुका मुक्त प्रदेश बोलते हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है बालुका मुक्त प्रदेश, तो जैसलमेर का नाम आएगा। आगे बात करते हैं, जो रेतीला शुष्क मैदान था वो हो गया अर्ध शुष्क मैदान, जिसे बांगड़ प्रदेश कहते हैं। जैसे अभी मैंने ये बताया मानचित्र के माध्यम से कि ये जो क्षेत्र है 61%, उसमें से ये जो रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान है, उसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो इसे अलग करती है। और ये जो रेतीला शुष्क मैदान है, इसमें टीले थे और टीलों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। अब बात करते हैं ये जो अर्ध शुष्क मैदानी भाग है, इसमें देखिए ये 1 नंबर पे मैंने लिखा गग्गर बेसिन। जो गग्गर का मैदान है, गग्गर नदी है, वो हिमाचल से निकल के यहाँ हनुमानगढ़ में, फिर गंगानगर में, ऐसे होकर इधर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। इसका जो क्षेत्र है ये नाली क्षेत्र कहलाता है। तो गग्गर बेसिन आता है, वो भी इसी क्षेत्र का है, मतलब मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका अर्धशुष्क मैदानी भाग है, उसमें ये गिना जाएगा, जो नाली वाला क्षेत्र है। नाली भी बोलते हैं इसको, थली भी बोलते हैं, और पाकिस्तान में उसे हकरा भी बोलते हैं, हकरा। उसके बाद में शेखावटी बेसिन, शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जो यहाँ का प्रदेश है। अब इस प्रदेश में एक नदी है, उस नदी का नाम है कांतली नदी। कांतली नदी है, उसका जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। उसके बाद है नागौर उच्च भूमि प्रदेश, नागौर उच्च भूमि प्रदेश, जो यहाँ का क्षेत्र है, नागौर उच्च भूमि प्रदेश। इसमें 33 सागर के अवशेष ज़्यादा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। फिर है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश इसी का क्षेत्र माना जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ एक नदी है, मरुस्थलीय प्रदेश की एक नदी है, या पूछा जाए कि मरुस्थलीय प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो लूणी नदी है, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलते हुए और अंत में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। बाड़मेर तक इसका पानी मीठा है और बाद में खारा हो जाता है। तो ये जो इसका बहाव क्षेत्र है उसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। यानी गोडवाड़ प्रदेश है वो लूणी नदी का बहाव क्षेत्र, या यूं कहें कि सिंचाई क्षेत्र है, उसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। यानी रेतीला शुष्क मैदानी और अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश इसी में आता है। तो थोड़ा सा मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, आज हम एक ही पढ़ पाएंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो, इसके अलग अलग नाम बताए, रुक्ष क्षेत्र और गुर्जरा प्रदेश। फिर ये कितने परसेंट भाग पे है, 61% पे है, जनसंख्या 40% है, 12 जिलों में है, और इसकी मिट्टी रेतीली है और जलवायु अर्धशुष्क है। और ये 640 किलोमीटर चौड़ा है, 640 किलोमीटर लंबा, 300 किलोमीटर चौड़ा है। और इसमें प्रमुख नदी है वो लूणी नदी है। और ये मरुस्थल जो प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश, ये अफ्रीका का पूर्वी भाग ही है, और अफ्रीका का मरुस्थल यहाँ तक आता है, पूर्वी भाग, जो भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में विस्तृत है। और उसका 62% हिस्सा जो भारत के अंदर है वो है राजस्थान में, और ये सबसे अधिक आबादी वाला है। अब हम बात करें कि इसी को, थार मरुस्थल को 4 उपभागों में बांटा गया था। 4 है कौन कौन से, जो आपको बताएं। महान मरुस्थल, जो पाकिस्तान के सारे यानी कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक है, और ऐसे मरुस्थल जो है सहारा में क्या कहलाते हैं, इरक कहलाते हैं। फिर चट्टानी मरुस्थल बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के मध्य, और ये बालुका मुक्त प्रदेश है और इसे हमादा कहा जाता है। फिर पथरीला मरुस्थल, जो जैसलमेर के रुद्रवा और रामगढ़ क्षेत्र में है, इस ऐसे मरुस्थल को सहारा में रेग कहते हैं। और फिर है लघु मरुस्थल, जो कच्छ से बीकानेर के मध्य विस्तृत है, और इसमें जो पानी भर जाता है, वर्षा का पानी इन टीलों के अंदर, तो उसे कहा जाता है रन। उसके बाद में हमने बात की थी कि शुष्कता के आधार पर मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका विभाजन 2 तरह का था, शुष्कता के आधार पर। और शुष्कता बोलते हैं जहाँ बालुका स्तूपों का बालुका स्तूप कैसे हैं, इस तरह से। और ये बालुका स्तूप आपने देखा होगा, रेतीला शुष्क मैदानी भाग है, उसमें कई तरह के बरखान है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है और पैराबोलिक है, कुछ 1-2 और भी है। और बालुका मुक्त प्रदेश है, ये आपको याद रखना है, जैसलमेर। उसके बाद में अर्धशुष्क मैदानी भाग है। इन दोनों को
अलग अलग करने वाली वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और राजस्थान को 2 भागों में जल विभाजक का कार्य करती है, वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इनको मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, वो समवर्षा रेखा कौन सी है, वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो उसको याद कीजिए। अब जो मरुस्थलीय प्रदेश है, रेतीला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें मरुस्थल थे अलग अलग प्रकार के, लेकिन अर्ध शुष्क मैदानी भाग है, उसको भी हमने कई भागों में बांटा, जैसे घग्गर मैदानी क्षेत्र जिसे नाली भी बोलते हैं, थली भी बोलते हैं, फिर शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला, फिर नागौर जो उच्च भूमि है उसमें 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं, और गोडवाड़ा प्रदेश जो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है उसे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे का वीडियो हम कल और तैयार करके बनाएंगे, और उम्मीद करता हूँ वो तीनों पार्ट एक साथ दे पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।